एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं और प्रोटोप्लाज्म के कार्य, ये सब टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का सार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का सार कहा जाता है। ये एक अर्धद्रव्यमान पदार्थ है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो द्रव्य वह पदार्थ है, जो द्रव्य वह अर्धद्रव्यमान पदार्थ है जो अर्धद्रव्यमान जो कि पारदर्शी, चिपचिपा और कोशिका के भीतर पाया जाता है। कोशिका के भीतर पाया जाता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोप्लाज्म। इसमें सभी जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। और देखो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसमें होती है, प्रोटोप्लाज्म में। और कोशिका जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो किससे संपन्न होती है, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं। तो देखते हैं, देखो ये है प्रोटोप्लाज्म का डायग्राम। ये है प्रोटोप्लाज्म का डायग्राम। प्रोटोप्लाज्म का परिभाषा हम लोग देखें तो प्रोटोप्लाज्म वह अर्धद्रव्यमान पदार्थ है जो कि पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है। ये इसकी क्या है विशेषता, पारदर्शी, चिपचिपा, और ये कोशिका के भीतर पाए जाने वाला पदार्थ है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, देखो इसका बैकग्राउंड। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो बताते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, देखो डुजार्डिन ने कब किया था, 1835 में। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, सबसे पहले डुजार्डिन ने, और कब किया था, 1835 में। जब ये खोज किए थे तो प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या था, सारकोड था। सारकोड नाम दिया कौन, डुजार्डिन। जब प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले डुजार्डिन ने 1835 में किए और तब प्रोटोप्लाज्म का नाम सारकोड दिया गया, सारकोड नाम था। और फिर उसके बाद आते हैं पुरकिंजे। कौन आते हैं, पुरकिंजे। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे जो कि 1839 में। पुरकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया इसको। 1839 में प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म का नाम, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का नाम इससे पहले जो डुजार्डिन इसकी खोज की थी तो सारकोड नाम दिए थे, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिया था, तो पुरकिंजे ने दिए थे। 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। पुरकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो थॉमस हैक्सले ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है, जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। और फिर ये किसने कहा था, जीवन का भौतिक आधार स्टेटमेंट किसने कहा था, थॉमस हैक्सले ने। किसने कहा था, थॉमस हैक्सले ने।
प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? थॉमस हेक्सले ने। और इसकी खोज सबसे पहले डुजार्डिन ने 1835 में किया था, तब इसका नाम सारकोट पड़ा था। फिर उसके बाद आते हैं पुरकिंजे, जो कि 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिए। अब फिर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। जैसे जीवन की इकाई सेल को माना जाता है, तो ऐसे फिजिकल बेसिस भौतिक आधार जीवन का किसको माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। और यह स्टेटमेंट थॉमस हेक्सले ने दिया था। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म के कुछ अपघटक होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के कुछ घटक होते हैं, मतलब ये किससे मिलकर बने होते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो, इसका संरचना क्या है? प्रोटोप्लाज्म का संरचना, स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, देखो इसमें पानी का मात्रा कितना होता है? प्रोटोप्लाज्म में पानी कितना होता है? 80-90% होता है। 80 से 90%, 75 से 90% इतना होता है। और फिर इसमें प्रोटीन्स, इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, साल्ट्स और न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए, डीएनए। और एंजाइम्स होते हैं। देखो, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका स्ट्रक्चर मतलब इन सब से मिलकर बना है। इस प्रोटोप्लाज्म में पानी का मात्रा 75 से 80% होता है, 90% होता है, इतना होता है। इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है। और ये इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, साल्ट्स, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये इन सब का स्ट्रक्चर, ये सबसे स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर यही है, मतलब इन सब से मिलकर बने हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इन सबसे मिलकर बने हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म का कार्य। प्रोटोप्लाज्म का कार्य क्या है? तो देखो, ये कोशिका में सभी जैविक क्रियाओं का संचालन कराता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोशिका में सभी जैविक क्रियाओं का क्या करता है? संचालन करता है। और ये एंजाइम्स की सहायता से केमिकल रिएक्शन भी कराता है। और इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसी क्रियाएं भी होती हैं। और ये कोशिका के सभी ऑर्गन्स को एक साथ बनाए रखता है। ये कोशिका के सभी ऑर्गन्स को एक साथ बनाए रखता है। और ये कोशिका के कहाँ पाया जाता है? अंदर पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। देखो, प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोशिका में जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। और एंजाइम्स के हेल्प से, और ये केमिकल रिएक्शन भी कराता है। रिएक्शन भी कराता है एंजाइम्स की सहायता से। इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन
वृद्धि जैसी क्रियाएं भी होती हैं। और ये कोशिका के सभी ऑर्गन्स को कोशिका के सभी ऑर्गन्स को कोशिका के सभी अंगों को एक साथ बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के सभी अंगों को एक साथ बनाए रखता है और ये सूचना का आदान प्रदान भी करता है। सूचना का आदान प्रदान करता है। ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन। कोशिका में जैविक क्रियाओं का संचालन करना है इसका कार्य, और फिर ये एंजाइम्स के हेल्प से केमिकल रिएक्शन भी कराता है, और फिर ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि जैसी क्रियाएं भी इनमें शामिल होती हैं प्रोटोप्लाज्म में। और कोशिका के सभी अंगों को एक साथ बनाए रखना है प्रोटोप्लाज्म का कार्य, और सूचना का आदान प्रदान करना है। तो प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे जीव द्रव्य के प्रकार। जीव द्रव्य के फंक्शन को पढ़ चुके हैं और जीव द्रव्य के कार्य पढ़ चुके हैं। अब जीव द्रव्य के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जीव द्रव्य के प्रकार। देखो, जीव द्रव्य जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय द्रव्य और एक कोशिका द्रव्य। केंद्रीय द्रव्य, कोशिका द्रव्य। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। देखो, जीव द्रव्य के दो प्रकार है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रीय द्रव्य। यह केंद्रक ये नाभिक के भीतर पाया जाता है। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये केंद्रक यानी कि नाभिक के भीतर पाया जाता है और ये नाभिक के सभी घटकों को एक साथ रखता है। ये नाभिक के सभी घटकों को क्या करता है? एक साथ रखता है। और इसके अब घटक हैं, इसके घटक हैं इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के घटक क्या क्या हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के घटक हैं न्यूक्लियर सैक, और क्रोमेटिन तंतु और न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के तीन अपघटक हैं, न्यूक्लियर सैक, क्रोमेटिन तंतु और न्यूक्लियोलस। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर सैक के बारे में। न्यूक्लियर सैक ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का तरल भाग होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के क्या होता है? तरल भाग होता है। देखो, ये जो न्यूक्लियर सैक हो न्यूक्लियोप्लाज्म का तरल भाग होता है। और दूसरा है क्रोमेटिन तंतु। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस
हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, देखो न्यूक्लियोलस यहाँ केंद्रक के भीतर एक गोलाकार संरचनात्मक भाग है। ये केंद्रक के नाभिक के भीतर एक गोलाकार संरचनात्मक भाग है जो कि यहाँ पे दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म में, यहाँ पे दिख रहा है। ये न्यूक्लियोलस के भीतर, यानी कि न्यूक्लियस के भीतर, सॉरी किसके भीतर, नाभिक के भीतर एक गोलाकार संरचनात्मक भाग है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम, आरआरएनए का निर्माण, आरआरएनए का निर्माण और राइबोसोम के उपखंडों का निर्माण, राइबोसोम के उपखंडों का निर्माण। तो देखो ये था न्यूक्लियोप्लाज्म के 3 घटक हैं जो कि न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। तीसरा घटक था क्रोमेटिन तंतु। तीसरा घटक क्या था? क्रोमेटिन तंतु। देखो ये किससे मिलकर बना होता है? ये डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर बना होता है। डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन से। क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं और इसका मुख्य कार्य है आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना और कोशिका विभाजन होते समय क्या करता है? ये क्या क्रोमोसोम बनाता है। कोशिका विभाजन होते समय क्रोमोसोम बनाता है और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है तो ये था हमारा क्रोमेटिन तंतु जो कि डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर बना होता है और ये कोशिका विभाजन होते समय क्या करता है? राइबोसोम बनाता है, आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? कंट्रोल करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब आते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म के दूसरे पार्ट, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य ये है हमारा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। देखो अब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य ये जो है ये कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है। इसके दो घटक हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं? इसके दो घटक हैं कौन कौन से? साइटोसल और कोशिकांग, ऑर्गेनल्स। साइटोसल और कोशिकांग ये साइटोप्लाज्म के 2 घटक हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साइटोसल के बारे में। साइटोसल ये क्या? ये कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है। साइटोसल ये कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है? सहारा देता है। साइटोसल जो होता है वो कोशिका के सभी अंगों को, कोशिका के अंग कौन कौन से? जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइबोसोम, ये सब क्या है? कोशिका के अंग थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े हैं। तो ये सबको क्या करता है? ये सहारा देता है। कौन? साइटोसल क्या करता है? कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है? सहारा देता है। ये था हमारा मतलब कोशिका के सभी अंगों को सहारा देना। कोशिका के सभी अंगों को सहारा देना। कोशिका के सभी अंगों को सहारा देना। और दूसरा है कोशिकांग। देखो कोशिकांग क्या है? ये फर्स्ट था साइटोसल। कोशिकांग क्या है? कोशिकांग में जैसे कि कोशिका के अंग हो गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो ऊर्जा उत्पादन करता है, सेल में ऊर्जा उत्पादन का काम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन व वसा का निर्माण करता है। और गोल्जी बॉडी हो गया और राइबोसोम हो गया जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इन सबको क्या करता है, ये कोशिकांग जो है इसमें ये सब पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ये सब पाए जाते हैं जो कि कोशिका को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म के दो घटक हैं, साइटोसेल और कोशिकांग, यानी कि साइटोसेल और ऑर्गेनेल्स। ये दोनों क्या है, घटक हैं किसके, साइटोप्लाज्म के। तो साइटोसेल जो था वो कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है, सहारा देता है। और कोशिकांग में जैसे कि कोशिका के सभी अंग हो गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब होते हैं। तो इन सब का कार्य अपना अलग अलग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन व वसा का निर्माण करता है। तो ऐसे सब का अलग अलग कार्य है। तो हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखो, प्रोटोप्लाज्म का ये डायग्राम बनाया गया है। प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन, प्रोटोप्लाज्म के कार्य, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये चारों पांच टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जाने हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।